अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम है दी एम्बेसडर और जी हां, आपकी मुलाकात करवाई जाती है हर हफ्ते हमारे अलमनाइज के साथ और बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। और क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है, जिस वक्त में आपका एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सा वक्त गुजरता है, यानी कि आपके दोस्त होते हैं, आपको सीखने के लिए नई नई चीज़ें मिलती हैं और दूसरों का एक खूबसूरत सा एक सफ़र होता है, उसके बारे में आप जानते तो आपके लिए भी बहुत सी चीज़ें सीखने के अमल में आ जाती हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको शायद मेरे चेहरे की स्माइल से नज़र आ रहा होगा कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम काम करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम किन लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी तबीयत में कितनी शफ़क़त और शफ़ीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे लिए बड़ा ही मैं कहूँगा कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा है कि मुझे हमेशा नए लोगों से मिलने, उनसे बात करने और उनसे सीखने के अमल में ये सबसे बड़ा मावन रहा है। और मैं बेहद मशहूर हूँ मेरे तमाम मैनेजमेंट के लोगों का कि उन्होंने मुझ पर इस कदर यकीन किया और मुझे इस प्लेटफॉर्म से नवाजा और इसी तवस्सुल से आपके साथ भी बहुत सी चीज़ें मैं शेयर कर पाता हूँ। आज के प्रोग्राम में जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स रही हैं, उन पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। और उनकी दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अपने वेंचर्स हैं, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और जब हम उस पर बात करेंगे तो आपको भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज एकदम से रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप, जी हाँ, स्पेसिफिकली जो आजकल हर जगह चाहिए होती है वो चाहिए होती है ग्रोथ। चाहे कोई बिज़नेस हो, चाहे उस बिज़नेस को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाना हो या उस बिज़नेस के बारे में कुछ ज़्यादा तरह से प्लानिंग्स करनी हो, तो सब चीज़ों में एक लफ्ज़ बड़ा ही कंस्टेंट आता है, वो है ग्रोथ और मार्केटिंग। और आपका ताल्लुक ग्रोथ और मार्केटिंग से है और आप पीडीएम में हेड ऑफ़ ग्रोथ एंड मार्केटिंग है। जी हाँ, हसन शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत मशकूर हूँ मैं, आपने हमारे शॉर्ट नोटिस को जी हाँ एक्सेप्ट करते हुए हमें टाइम दिया। ऑब्वियसली मसरूफियात होती हैं मगर ज़ेबिस तो अपना सेकंड होम है सर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सर, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं और सफ़र भी शुरू करेंगे कि प्रोफेशनल सफ़र कैसे हुआ, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सारे सफ़र के अंदर जो हमारे बेसिक रूट्स होते हैं, यानी कि हमारी स्कूलिंग। मैं ये जानना चाहूँगा कि हसन शफीक साहब किस स्कूल से पढ़े और किस तरह के स्टूडेंट आप रहे, क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ में एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? प्राइमरीली जो मैंने अपनी स्कूलिंग करी वो स्कूल का नाम था यकीन मॉडल स्कूल, ये शारा फैसल पे कराची में ही था। बिल्कुल मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल है। जी, मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल था अपने ज़माने का, इस्लामिक स्कूल था ये। अभी भी है सर? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ से हिफ्ज़ा, मतलब मैंने ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वहाँ पर किसी खास टास्क के लिए गया था क्योंकि मेरा बेटा है, तो उसको मैं चाह रहा था कि हाफिज़ भी बने और अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम, तो इस वजह से मैंने देखा उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह यकीन स्कूल के जी, यकीन मॉडल स्कूल का मैं अलमनाई हूँ। वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमने जो दाखिला लिया था वो जैसे आपने कहा हिफ्ज़ करने के लिए लिया था और 1999 में मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ था। और फिर जो है वहाँ पे इस तरह का सिस्टम था कि आपको हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूलिंग भी वो करवाते थे, तो ताकि आपका जो है कोई गैप ना रहे एजुकेशन के अंदर। तो उसमें ये था कि 3 इयर्स के अंदर जो है वो मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद फिर जो है तकरीबन 2.5 इयर्स में मुकम्मल हुआ था। और उसके बाद फिर जो है वो 7th ग्रेड से कंटिन्यूसली हमारी स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे उस वक्त तक वो स्कूल O लेवल्स तक था, तो O लेवल्स जो है वो मैंने यकीन मॉडल स्कूल से ही किया और हमारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह थे वो सारे बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग रिलेटेड ही थे। और बस वो स्कूल वाकई उस ज़माने में जो है अमेजिंग टीचर्स और बेहतरीन लोग थे वहाँ पे, सारी दोनों हिफ्ज़ कराने वाले भी और जो स्कूलिंग के टीचर्स थे, कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग के, वो बिल्कुल आज तक उनसे जो है हम राब्ते में हैं। और वाकई वो इस तरह के थे कि उन्होंने जो ज़िंदगी को शेप करने में जो है वो बिल्कुल मदद दी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी जो जिस तरीके से थी उनकी गाइडेंस और जो उन्होंने पढ़ाया और जिस तरीके से किया, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला लाइफ के अंदर, पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। और तो इस तरीके से जो है वो ये एक जो है समराइज्ड वर्जन है कि स्कूलिंग कहाँ से करी वहाँ। और वहाँ के जो दोस्त भी हैं अभी भी, वो भी उनसे भी बड़ा अच्छा अभी तक रिलेशन है और अक्सर जो है वो मुलाकातें वगैरह होती रहती हैं। स्कूल के दोस्तों की एक बात ही अलग होती है, ऑब्वियसली असल दोस्ती वही होते हैं ना। ऐसा ही है, जिसको चड्डी मेट कहा जाता है, चड्डी बड्डी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो O लेवल्स के दोस्त थे, इसलिए कि उनके साथ तकरीबन 6, 7, 8 साल का अरसा गुजरा, इतना लंबा अरसा जो है वो शायद किसी और उसमें नहीं गुजरता ऑब्वियसली।
तो उनके साथ अभी भी बड़ा ही अच्छा रहता है जब भी मुलाकात होती है तो। और इवन हम टीचर्स के साथ भी कुछ सेशंस रखते हैं, हम अपने पुराने जो हैं और मैं उनके साथ बैठ जाते हैं कहीं खाने पे, डिनर पे, स्कूल के टीचर्स के साथ, उनके साथ इस तरीके की अब है। तो ये वाकई आपने जो कहा उसने मुझे बिल्कुल वहाँ माजी में धकेल दिया कि वहाँ से ज़रा हम सोचें कि किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी को वहाँ से शेप कैसे एक मिली है। तो जी बिल्कुल, यकीन मॉडल स्कूल से ही जो है मेरी वो हुई। अच्छा, बच्चे होते हैं ऑब्वियसली बड़े ही कभी नॉटी होते हैं, कभी बहुत से जैसे कहते हैं ना सुमन बुकमन अम्यू फॉर्मलायर जौन वाला मामला, कुछ होते हैं कि नहीं भाई वो मतलब आ गए ना तो समझें कि खलबली मच गई और जिंदा इंसान की फीलिंग्स आना शुरू हो गई या तोड़ फोड़ शुरू हो गई। आपका बचपन कैसा रहा, किस तरह के आप स्टूडेंट हैं? ऑब्वियसली आपकी बात से जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपने कहा कि 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने अपना हिफ्ज़ का मामला कंप्लीट किया, यानी कि आप जहनी तौर पे बहुत तेज़ भी थे, जीनियस भी थे और अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ के दर्जे से भी नवाजा। मगर कुछ होता है कि मतलब जहाँ इंसान ऑब्वियसली है तो कुछ शरारतें भी होती हैं, कुछ तीखी कुछ मीठी यादें भी होती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह के स्टूडेंट रहे? स्टूडेंट आपने जीनियस का वर्ड, उसके जीनियस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जी ऐसा था कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छा स्टूडेंट ही कहना चाहिए उसके अंदर था और थोड़ा सा माइंड उस वक्त चल जाता था बचपन में, तो चीज़ें ग्रास्प करना ऐसा लगता कि ज़्यादा शायद मुश्किल नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट इसमें वालिदैन की दुआएं और अल्लाह ताला की मदद थी कि वो बहुत दोज थिंग्स जस्ट केम ईजी, वो आसानी के साथ जो है वो हो जाती थी। उसमें शायद मेरा अपना इतना कमाल ना हो, वो बस आसानी के साथ हो जाती थी, दैट्स ऑल आई कैन से। तो ये जो चीज़ है उसमें यही था। और शरारतों के हवाले से बहुत ज़्यादा शरीर तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा शरीर थे, बट हाँ छोटी मोटी तो हो ही जाती थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि ये बहुत शरीर बन। अच्छा, कभी अभी जैसे आपकी गैदरिंग्स होती हैं टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो कभी कभार ऐसी कोई चीज़ होती है ना कि टोन मारते हैं, याद है तुझे तूने बचपन में ये किया, और भाई ये मतलब अक्सर किसी के लिए टीचर कहते थे भाई नाक में दम कर देता था भाई क्लास में, ये मतलब कभी आपके लिए कोई ऐसा वर्ड या ये कहा जाता है यार सबसे साबरीन, सबसे खामोश तबीयत और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को तरीके से सुनने और समझने वाला बच्चा था? आपके लिए क्या कमेंट्स आते थे टीचर से अक्सर? अच्छा, ऐसा कोई कमेंट ऐसा तो याद नहीं कोई इस तरह का आया हो, लेकिन यूजुअली अच्छे ही कमेंट्स होते थे। लेकिन हाँ, आपने कहा तो मैं दोस्तों के बारे में हम कुछ कहते हैं, अभी उनसे मजाक करते हैं, हालांकि वो बड़े अच्छे हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेसर लगे हुए हैं, तो बड़ी ही उनके साथ ऐसे रहती है। हाउएवर इत्तेफाक की बात ऐसी है कि कोई ऐसा कमेंट याद दिया जो हमारे बारे में कहा गया हो। चलो ये भी एक अच्छा इत्तेफाक है, होना भी चाहिए। सर, जब हम स्कूल के टाइम से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर जब हम स्कूल छोड़ रहे होते हैं, कॉलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो अब हम जहाँ पर भी हैं, इवन आपने कहा कि मैंने आपको माजी की तरफ कुछ ले गया, आपकी भूली बसरी यादों की तरफ भी, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, चाहे वो हमारी मोहतरम टीचर हो या मोहतरम टीचर हो, तो कहीं ना कहीं ख्याल आता है यार दे वर द अमेजिंग टीचर्स इन लाइफ, दे ट्रूली शेप्ड आवर लाइफ। कोई ऐसे लोग जिनको आप समझते हो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार रहा हो स्कूल के अंदर उनका? ऑब्वियसली सब टीचर्स का होगा, मगर कुछ ऐसे होते हैं ना जो आपको आपकी नेचर और आपकी तबीयत के मुताबिक डील कर रहे होते हैं और आपको नज़र आ रहा होता है कि यार यस ये मुझे समझ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात की अहमियत को समझ रहे हैं। जी अच्छा, ऐसा टीचर्स जो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारे थे इस तरह के ना, और हमारे चूँकि सारे टीचर्स से ही बड़े अच्छे रवाबित थे और वो पसंद भी करते थे एज अ स्टूडेंट भी। और तो लेकिन इसमें मेरे ख्याल से एक आध का अगर मैं नाम लूँ तो मेरे ख्याल से शहाब साहब एक थे, उन्होंने काफ़ी, वो मुझे अभी भी याद हैं, ज़ीशान साहब थे और साजिद साहब थे। इस तरीके से ये 3-4 टीचर्स के नाम हैं। फिर हमारे जो जिन्होंने हमें हिफ्ज़ कराया है उनका नाम था आरिफ अब्बासी साहब, माशाल्लाह। तो बड़ा उन्होंने शेप करने में जो है वो ज़िंदगी को वो किया, और उनकी अभी भी चीज़ें हैं, वो मैं उनसे भी कुछ दिन पहले मिल के भी आया हूँ, वो एबटाबाद में होते हैं। तो मैं इस्लामाबाद जब मेरा चक्कर लगा था तो आई थॉट के एक वो लेके जाके मिलना चाहिए। तो आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम 15-20 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। इट वाज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से जो है आई थिंक ये कुछ जो टीचर्स के नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, ऑब्वियसली और भी हैं। एक मुनीर शेख साहब भी थे, थोड़े से एजेड थे वो, बट वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया लाइफ के अपने, जो उस वक्त तो ऑब्वियसली एहसास नहीं हो। अब लुकिंग बैक एट थिंग्स आई थिंक
ये सारे टीचर्स बड़ा इनको पे सलाम पेश करना चाहिए कि इन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ मैं नहीं, बड़े ही मुखलिस थे ये, अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रेट पीपल। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। सर अब कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, OA लेवल्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा दौर होता है, और कुछ दोस्त आपके होंगे जो इंटरमीडिएट वगैरह में भी होंगे। किस तरह पाया इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को और OA लेवल के स्टूडेंट्स को? एक जगह देसी माहौल चल रहा है और एकदम एक साइड फुल इंग्लिश माहौल चल रहा है, कैसा कभी होता होगा कजन्स वजन्स में गैदरिंग वेदरिंग? बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं कहना चाहिए कि होता है, इसलिए कि थोड़ा बहुत बस इसका है कि A लेवल्स के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ें करी हैं तो थोड़ी सी जो पढ़ाई है वो एक लेवल एडवांस होती है, चीज़ें उसमें आप वो होती है, बस इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता मेरे ख़्याल से। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे सब जो है वो काइंड ऑफ बराबर ही हो जाते हैं। सही। और माशाल्लाह से जो है तो उसमें भी A लेवल्स भी मेरा जो है A लेवल्स ऑब्वियसली यकीन मॉडल में नहीं था, तो वो जो है फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से किया था, ऑब्वियसली इस्लामिक स्कूल टुवर्ड्स अ वेरी डिफरेंट स्कूल, बट लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग, रियली गुड पीपल वहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है इतना निस्बतन कम टाइम होता है, 2-3 घंटे के लिए आप स्कूल जाते हैं, 3 पीरियड्स हैं, 3 कोर्सेज होते हैं A लेवल्स के अंदर, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं आप उधर भी अल यकीन फाउंडेशन की यादों को याद कर रहे होंगे कि यार वहाँ तो सुबह से जाते थे शाम तक, यहाँ पर तो 3 घंटे में भी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अच्छे दोस्त बन गए और इस तरीके से जो है वो किया। लेकिन वो पीरियड बड़ा जो है ना जल्दी गुजर गया, वो 2 इयर्स का पीरियड, बल्कि 2 इयर्स भी नहीं है, ईयर एंड हाफ ही कहना चाहिए वो। उसके बाद तो फिर पेपर्स और छुट्टियाँ ही हो जाती हैं A लेवल्स के लिए, तो वो ईयर एंड हाफ का जो था उसमें जो है आई स्टिल रिमेंबर के 3-4 मुझे याद है वहाँ के टीचर्स के भी नाम। एक थे जवाद थे और फ़रूक अहमद सिद्दीकी, मैं अकाउंट्स पढ़ाते थे। इस तरह के वहाँ पे भी अच्छी यादें हैं। टू बी ऑनेस्ट आई फील लकी कि मुझे लाइफ के अंदर जो है अच्छे ही लोग मिले हर जगह। ये एक प्रिविलेज होता है आपको जो है अल्लाह ताला की तरफ से, कि आपको जो है हमेशा आपका टकराव जो है वो अच्छे लोगों के साथ ही हुआ हो। तो ये दैट्स आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि इस तरीके की जो है वो चीज़ हुई है जिन्होंने आपकी लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली शेप किया। अच्छा सर, सब चीज़ें गुजरी, अब आता है एक ऐसा मरला जहाँ पर लोग करियर के हवाले से परसू करते हैं अगला, जैसे ये कहूँगे कि स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी। ज़ैबिस्ट का इत्तेफाक कैसे हुआ? बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह, क्या मतलब किस कदर आपने इस चीज़ को सोचा कि आपको, क्योंकि कराची जितने बड़े शहर के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सही, मगर जैसे आपने कहा अच्छे लोग, बेहतरीन जगह, और आपके वालिदैन ऑलरेडी आपके लिए हमेशा लाइफ में अच्छे से अच्छी चीज़ का इंतखाब किया, ऐसा ही। तो ज़ैबिस्ट का इंतखाब, ये मुझे थोड़ी सी ये स्टोरी आप खुद बताएं। हाँ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका थोड़ा सा एक बैक वो भी देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि मुझे बचपन से ना शौक़ था साइंस में कुछ करने का। आई वांटेड टू बी एन इन्वेंटर माशाल्लाह बचपन में, बट किसी कुछ वजूहात की बिना पे, आई मीन अननोन वजूहात की बिना पे, मेरी मैथ्स जो थी वो समहाउ जो पढ़ने वाली मैथ्स होती है, क्विक मैथ्स मसला नहीं था, लेकिन पढ़ने वाली मैथ्स में हम कमज़ोर थे स्कूल लाइफ के अंदर। तो हमने कहा भाई देखो ये साइंस और इन्वेंटर वाली चीज़ तो के लिए तो मैथ्स बहुत ज़बरदस्त रिक्वायर्ड होगी, तो ये ज़रा हटाओ इसको, कुछ और देखते हैं इससे करीब तरीन चीज़ क्या है। तो उस ज़माने में जब O लेवल्स के लिए सेलेक्ट करे थे, हमने कहा यार ये बिज़नेस में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मेरे जो मेरे फादर हैं माशाल्लाह से, वो उनकी सारी लाइफ जो है वो बैंकिंग में गुजरी है, उनका करियर बैंकिंग में था। इज़ नाउ रिटायर्ड ऑब्वियसली। तो एंड टू बी ऑनेस्ट आई नेवर हैड टू लुक फार फॉर एनी हीरो। माई फादर इज़ एन अमेजिंग पर्सन, और वो ही जो है वो मेरे हर चीज़ के अंदर हीरो और आइडियल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि उन वो जो है कभी कभी उनके पास एनुअल रिपोर्ट्स होती थी उस ज़माने में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की। थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक़ था, तो गाड़ी में लंबा ट्रैवल करना होता था, ट्रैफिक भी होता था, तो हम कभी कभी वो ऐसे ही खोल के बैठ जाते थे एनुअल रिपोर्ट्स, और उसमें जो है देखते थे कि अच्छा क्या लिखा हुआ है। तो कुछ टर्म्स वहीं से पता चल गए कि एसेट, लायबिलिटी, समझ को कुछ उस वक्त नहीं आ रहा होता था 8वीं जमात के अंदर, 9वीं जमात में, लेकिन उससे ये हुआ कि उसने भी शेप किया इस चीज़ की तरफ आने में। हमने कहा कि यार ये बिज़नेस वाली चीज़ ना, इट क्लिक्स विद मी, मुझे समझ में आती है, तो इसको करते हैं। तो ये वहीं से काइंड ऑफ डिसाइड कर लिया था। इसके लिए यूनिवर्सिटी की लाइफ तक आने की जो है ना, वहाँ पर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा पहले ही डिसीजन ले ली कि ये मुझे समझ में आ रहा है,
बिज़नेस समझ में आ रहा है, इकनॉमिक्स समझ में आ रही है, अकाउंटिंग समझ में आ रही है, मार्केटिंग समझ में आ रही है, इस तरह की चीज़ें। तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ए लेवल्स के अंदर भी वही सब्जेक्ट्स थे, और फिर तो आसान हो गया। तो हमने कहा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं कराची के अंदर। तो हमने कहा कि भाई उस वक्त 3 के नाम ही सामने आते थे, उसमें IBA, CBM, ज़ैबिस्ट। अच्छा, जब IBA में टेस्ट देने गए तो उसके अंदर जो है मैथ्स में जितने नंबर थे उसकी वजह से जो है वो BS में एडमिशन हुआ। तो हमने कहा यार मैं BS में नहीं लेना। फिर आया कि CBM और ज़ैबिस्ट का, तो सम हाउ डिसीजन जो है दोनों जगह एडमिशन के लिए आ गया था। तो वो उसमें हमने कहा कि ज़ैबिस्ट चलता है। तो इसलिए कि तो हाँ, ये एक मज़े की बात है, मैं बताता हूँ। ऐसे ही मैं कभी कभी घर वालों से मजाक भी करता था उस ज़माने में कि CBM, ठीक है, कहना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई एम जस्ट सेइंग, वो नाले के पास थी, बस इस वजह से लिखा कि चले जाते, जस्ट सेइंग इट फॉर फन, कोई उसमें वो नहीं है। इट्स एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी एज वेल। तो ज़ैबिस्ट जो है वो एट दी एंड जो है वो चॉइस बन गई, और उसके अंदर फिर जो है आ गए एक दिन हम ज़ैबिस्ट, टेस्ट वेस्ट दिए, क्लियर हो गए। मुझे याद है कि जब इंटरव्यूज़ हुए ज़ैबिस्ट के लिए तो वजीहा ही जो है मेरे पैनल में थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका फेवरेट ऐड कौन सा है। उस ज़माने में ना ये रमीज़ आजा के कोका कोला के ऐड में आए थे। जी जी। अच्छा तो मैंने मुझसे पूछा आपको इसमें क्या बात इस तरीके की, कोई कमेंट करें उसमें। मैंने कहा मुझे रमीज़ आजा की जो पर्सनैलिटी है ना वो बर्र से वो मैच नहीं करती। सही। तो मुझे याद है, ये क्वेश्चन भी याद है वजीहा के, और आंसर भी याद है। तो फिर बस हो गया ज़ैबिस्ट के अंदर एडमिशन, और इधर से जो है करी। हाँ, यहाँ से ये मैं कनेक्ट करूँगा कि चूँकि A लेवल्स में हमने जिस तरीके की जो अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह के सब्जेक्ट किए थे, BBA के अंदर भी सारी तकरीबन वही चीज़ें थी, लेकिन उनका जो होता है वहाँ पे आप इतना स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स हो चुके होते हैं, अगर आपने सही तरीके से A लेवल्स वगैरह में किया हो कि आपके लिए निस्बतन चीज़ें आसान हो जाती हैं। और यहाँ पे भी अच्छे ही लोगों से, लेक्चरर्स से वो पढ़ा, तो निस्बतन चीज़ें आसान थी। नेवर हैड टू डू टू मच टू बी ऑनेस्ट, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम ऐसा था कि हम जो दूसरे क्लासमेट्स थे उनको हम पढ़ा भी देते थे कि भाई यहाँ ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हम कर देते हैं। यहाँ पे 100 कैंपस के अंदर एक रूम होता था जो यूजुअली खाली होता था, तो उसके अंदर हम जाके स्टडी रूम जी बिल्कुल। इवन 90 के अंदर भी एक स्टडी रूम था कैंटीन के साथ ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे भी हम ये सारी चीज़ें करते थे। और तो बड़ी, वैसे मैं अभी तकरीबन मेरा 7-8 साल बाद ज़ैबिस्ट आना हुआ इत्तेफाक से, तो इससे पहले समहाउ आना नहीं हुआ। जब से MBA ख़त्म हुआ था मैंने देखा कि बिल्कुल सेम, मैं एक्चुअली इस वाले राउट से नहीं, मैं लेफ़्ट से आया था, जो गार्डन वाला या नमाज वाला एरिया उधर से। मैंने कहा यार बिल्कुल सेम लगा है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। मैंने पेड़ नहीं है 100 पे, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे ही है, फिर सिर्फ पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, हर एक चीज़, मतलब मैं अभी ऑब्वियसली 2011 का ग्रेजुएट हूँ, तो मैं जब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे भी सब चीज़ें सेम ही नज़र आ रही होती, सब कुछ वैसे का वैसा है। सर, A लेवल्स, अल यकीन, ज़ैबिस्ट, नया माहौल, नए लोग, किस कदर आपने मतलब फेस किए, एंड देन अगेन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं? क्योंकि ज़ैबिस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के होते हैं, BBA में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुआ भी करते थे, हैं भी। तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ी जो आप समझ रहे थे कि यार उस टाइम मुझे टफ लग रही थी, मगर आज सोच रहा हूँ यार दे वर द जस्ट लाइक प्रोजेक्ट्स हु शेप्ड माय लाइफ, हु शेप्ड माय एस्थेटिक्स, एंड दे गिव मी कॉन्फिडेंस हाउ टू डील विद। क्योंकि कहा जाता है कि ज़ैबिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी खतरनाक होती हैं, और उनको क्लास में इतना तराशा जाता है, इतनी प्रेजेंटेशन उनसे करवाई जाती है कि वो एक टाइम आता है कि उनको सिर्फ टॉपिक बता दें, थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद खड़ा कर दें, वो खुद ही शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेरी एक्यूरेट। और यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें होती तो मैं उसका जिक्र करूँगा। ज़ैबिस्ट में जो ऐसी याद जो मेरे साथ लगी रही, वो फैज़ान बलोच की पहली क्लास थी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, वो आपको भी शायद याद होगी। यस। तो वो जो करते थे ना, वो जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की डेफिनेशन, तो आई रिमेंबर दैट, एंड इट कहना चाहिए कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। वो डेफिनेशन मुझे आज भी याद है, बिल्कुल जस्ट लाइक उन्होंने जो रटवाई थी। वो सोच के ना बड़ी हंसी आती है और बड़ा अच्छा एक फीलिंग आती है। तो और इसी तरीके से ये एक चीज़ है, ये तो इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें थी। ज़ैबिस्ट के अंदर तकरीबन 5.5 years जो हैं वो हमने स्पेंड किए।
तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे, ऐसे टीचर्स थे, जैसे वजीहा, हिना शमसी एंड मैनी मोर एक्चुअली, इनके अब नाम मुझे देखने के लिए पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो उनसे बड़ा ही अच्छा उनके साथ जो है हमेशा रहा, और इसमें इतने वेलकमिंग कहना चाहिए और इतना अच्छा मुझे यहाँ का माहौल मिला कि वो हम फ़ौरन ही उसके अंदर जो है ना वो जेल हो गए। और इतने अच्छे लोग, कुछ लोग इंटीरियर से आए हुए थे, कुछ लोग जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी से थे, सबके साथ ही जो है बहुत। और सबसे मेरे ख्याल से खूबसूरती जो ज़ेबिस की है ना ये कि यहाँ पे आपको जो लोग मिलते हैं, क्राउड मिलता है, शायद वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में निस्बतन कम होता है। यहाँ पे एक्सपोजर मुझे पर्सनली फील होता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट यहाँ का जो लोग हैं वो जो एक्सपोजर आपको मिलता है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता हो, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डिफरेंट डायनामिक्स और डिफरेंट जगहों के लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे होते हैं। एंड आई पर्सनली ये बड़ी अच्छी चीज़ थी जिसने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई और उसको तो आई थिंक अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो हाफिज से कुरान होते हैं उनकी लाइफ में देखी कि अगर वो फोकस्ड होते तो उनकी CGPA जो है ना हवाई जहाज़ की तरह फ्लाई कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी CGPA भी 3.61 रही है जी। तो गोल्ड मेडल वगैरह का इत्तेफाक है, सिल्वर मेडल का ये भी इत्तेफाक मैं पूछना चाहूँगा। और मेरा जो असल सवाल है वो तो है ही कि भाई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल। असल सवाल ये है कि आपको कभी फील हुआ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ हाफिज कुरान मेरे लिए अभी इतनी चीज़ें आसान हो चुकी हैं कि उनको चाहे मैं मेमोराइज़ करूँ या उनके कॉन्सेप्ट को समझूँ, इट्स लाइक जस्ट लाइक फिंगर स्टेप वाली बात। हाँ देखिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये इसी तरह की चीज़ है, इसलिए कि आपकी जो मसल मेमोरी होती है ना याद करने की और चीज़ों को समझने की, वो इन चीज़ों से बिल्ड होती है। तो ऐसे ही है कि इसने बिल्कुल जो है उन चीज़ों को करने में ज़रूर मदद दी होगी। एंड आई हैव थॉट अबाउट दिस बिफोर एंड यस आई हैव डेफिनेटली, इसके बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों के। और जैसे आपने कहा कि ज़ेबिस के अंदर भी मतलब CGPA आई थिंक मुझे गोल्ड मेडल वगैरह तो नहीं मिला, इसलिए कि हमारी क्लास में मुझसे ज़्यादा होशियार लोग और जीनियसेस मौजूद थे जिनकी GPA क्लोज टू 4 थी। और तो कंपटीशन तेज तरीन था। कंपटीशन में हम शायद चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे आते होंगे उसमें CGPA के हवाले से, बट बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हमसे ज़्यादा मेहनत करी। हम मेहनत तो करते नहीं थे, हाँ क्लास कभी स्किप नहीं करते थे और अच्छे तरीके से मतलब आपने जो OA लेवल तक एंजॉय नहीं किया वो यहाँ की पूरी भड़ास निकाली। नहीं, मेरे ख्याल से मेरा वहाँ पे भी ऐसे ही रहा है। पेन हमारे पास कभी होता नहीं था, हम कहते थे यार पेन दे दो बस, लेकिन क्लास मिस नहीं करते थे। कोई मेरे ख्याल से मेरी अटेंडेंस के बस में कभी नहीं रहे। तो इस तरीके से मजा आता था और उसको ऐसा लिया कि भाई कोई नई चीज़ जो है वो सीखने को हर दिन मिल रही है। तो यही काइंड ऑफ हमारी तफरी थी। हम क्लास के अंदर भी आगे बैठ के जो है वो काइंड ऑफ ये कोशिश करते हैं कि जो चीज़ वो बता रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चैलेंज तो करें, जो भी लेक्चर है। चैलेंज इस तरीके से नहीं कोई गलत मायनों में, पॉजिटिवली, कि उनसे हम पूछें कि कोई चीज़ अगर हाँ हमारे जहन में क्लिक करती है तो जो पढ़ाने वाला होता है ना उसको भी फिर मज़ा आता है कि हाँ भाई ये क्लास रिस्पॉन्ड करती है आपको। तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ थी। और वाकई यहाँ पे जितने भी लोग हमें मिले उनमें से लेक्चरर्स, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे जिन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और हमें पढ़ने में और क्लास अटेंड करने में मज़ा आया। जैसे एक का मैं नाम लूँगा, अली सईद। आई थिंक आई कैन नेवर फॉरगेट इस क्लास। और उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने फाइनेंस के कोर्स पढ़ाई भी नहीं था, मैं इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स अली सईद बिल्कुल। तो माय गॉड, आई मीन बड़ा इम्पैक्टफुल उनकी क्लास थी। उन्होंने जो चीज़ें बताया, आई स्टिल रिमेंबर देम, द वे ही टॉट, इट वाज रियली ग्रेट। एंड आई थिंक कि इन सब चीज़ों ने कंबाइंड मिलके बड़ा जो है वो चीज़ों को किया। आज भी हम कभी कभी उन चीज़ों को याद करते हैं और कहते हैं यार इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो यहाँ हो जाती है। चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट होती हैं, बट उनके ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं इन चीज़ों के अंदर जाके। ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप करते हुए आपने कहा कि यार टफ टाइम मिल गया, या आपने कहा कि यार जो मैं चाह रहा था वही चीज़ मैं कर रहा हूँ? क्योंकि BBA में आपकी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर मतलब मैं ये देखता हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर हो, चाहे आपका मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, ब्रांड मैनेजमेंट हो, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग हो, मतलब जो मार्केटिंग के हिसाब से कोर्सेज से जिसमें हम लेक्चर्स किया करते थे, तो हमें कोई ना कोई बिग इवेंट लाना होता था। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट जिसको आप देख के कहेंगे यार मुझे या तो मेरा आइडियल इवेंट मिल गया या मुझे बड़ा टफ टाइम दिया इसने? टफ तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग एक जो चीज़ हुई वो आई थिंक जो मुस्तफ़ा हुसैन साहब, उनका जो वो मीडिया मैनेजमेंट, हाँ मेरे ख्याल से मीडिया मैनेजमेंट का ही कोर्स था। जी मीडिया मैनेजमेंट। उनका जो प्रोजेक्ट होता था ना वो बड़ा चैलेंजिंग होता था, बिकॉज द वे ही पुट इट फॉरवर्ड, तो उससे बड़ा सीखने को मिला।
आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव एवर हैड टू डू इन यूनिवर्सिटी लाइफ, और बड़ा उससे सीखने को लेकर मिला. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज ग्रेट्स जिन्होंने भी एक कोर्स पढ़ाया और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, चीज़ें समझ में आई किस तरीके से करनी है. मतलब वो जो प्रोसेस था, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रोसेसेस, तो वो प्रोसेस जो उन्होंने बताया और उसको इनकलकेट किया ना, आई थिंक दैट वाज रियली नाइस. और बड़ी जो है वो मेरे ख्याल से मुझे निस्बतन जो है चीज़ चैलेंजिंग लगी. वरना टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कोई नहीं कहना चाहिए किसी चीज़ में मुश्किल हुई, बट येस दैट वाज काइंड ऑफ अ चैलेंज जिसको मैं एज अ चैलेंज याद कर सकता हूँ. अच्छा, MBA आपने मतलब बर वक्त मतलब फिल फोर्स जैसे कहते हैं ना, फिल फोर्स और बर वक्त आपने MBA, क्या रीज़न था? अच्छा, ऐसा था कि दिल नहीं चाह रहा था जेबिस से बाहर जाने को? नहीं, जेबिस की एक अच्छी बात ये थी कि लास्ट 2 सेमेस्टर्स जो BBA के होते हैं उनके अंदर क्लासेस ज़्यादातर जो है वो इवनिंग में होती हैं. ये बड़ी एक, अगर कोई इसको देखे ना तो बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है. तो हमने कहीं अप्लाई किया एंड समहाउ वी गॉट हायर्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. सही है. हमने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया. हमने 6-8-9 महीने जो है इस तरीके से जॉब के साथ यूनिवर्सिटी आते हुए गुजारे, एंड इट काइंड ऑफ वाज फन. यंग भी थे तो वहाँ भी कुछ सीखने को मिला, यहाँ से भी जो है ताकि BBA ख़त्म हो रहा है. तो इस चीज़ ने जो है फिर कहा कि यार जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मिल गई थी, तो अपना उसमें कोई कमाल नहीं. टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला के फजल से ही चीज़ें होती हैं, वो मिल गई हमको. तो उसमें जो है वो हमने कहा कि इसके साथ ही जो है ट्राई करते हैं MBA करने की. और चूँकि जेबिस में जो है वो सिमिलर टीचर्स हैं, तकरीबन वही टीचर्स हमें MBA में भी मिले, उन्होंने कोर्सेज थोड़ा एडवांस पढ़ा है, तो हमने कहा इसको कर लेते हैं. और फिर हमने कहा कि चलो करके देखते हैं. किया तो ऑफिस भी सेट रहा और यूनिवर्सिटी भी चलती रही. 6:30 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 6 बजे हम फारिग हो जाते थे, आधे घंटे में पहुंच गए और क्लास करके जो है वो चले गए. तो इस तरीके से जो है इसमें यही था कि वो इट जस्ट जो है सारी चीज़ें वो हो गई. टू बी ऑनेस्ट, आप उस्तादों में भी रहे, आलमों में भी रहे, फाजिलों में भी रहे, टीचर्स में भी रहे, प्रोफेसर्स में भी रहे, लेक्चरर्स में भी रहे, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी की तर्जीही अमल को देखा जाए तो आप टीचर्स, आलिम, फाजिल इन लोगों के माबैन रहे. कभी ख्याल आया कि आपको भी मतलब जस्ट लाइक PhD कर लेनी चाहिए? इवन 7 साल के बाद आपका कहना कि आप ज़ैबिस्ट आए, तो आज इन हवाओं में दोबारा आपका रुख हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ऐसी कसक है कि आपको भी MS PhD वगैरह करना चाहिए, आना चाहिए दोबारा वापस? अच्छा, मैं सोचता रहा MBA करने के बाद कि यार MS कर लेना चाहिए, और लेकिन फिर यही था कि उसकी तो भी उसमें हम किस तरीके से उसको लेट मी ट्राई टू फाइंड द राइट वर्ड्स के उसको किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ. उसमें यह था कि उसका बेनिफिट जो है ज़िंदगी के जो भी आप चीज़ करने जाते हैं, एक उसका आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है इस चीज़ को करने के लिए जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ या जो मेरे लाइफ के गोल्स हैं या जो मैं करना चाहता हूँ, मे बी ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग एन MS. इसलिए कि फिर वो ज़रा चीज़ जो है वो डिफरेंट तरफ चली जाती है. यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और दूसरी चीज़ें उसकी वजह से जो है आपको फॉर द टाइम बीइंग छोड़नी पड़ती हैं. तो मैंने कहा कि ये शायद मैं इस वक्त नहीं कर सकूँगा, और तो इसलिए फिर मैंने MS की तरफ तवज्जो नहीं दी. सोचा ज़रूर था इसके बारे में कि MS और PhD करते हैं, बट इन दी एंड डिसाइड ये किया कि जो दूसरा रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए. अच्छा, आपने इनिशियली जॉब की PSO के अंदर, फिर आप PDMS में गए, फिर आप KG-Tech में, देन अगेन ये सफ़र आपका कैसा रहा? मतलब PSO से फिर PDMS, फिर देन अगेन KG-Tech, फिर दोबारा वहीं PSO में एक्चुअली हमारी इंटर्नशिप थी 2011 के अंदर, तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उनका बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, उन्होंने काफ़ी सारे लोग लिए. तो हमारा जो PSO के अंदर इंटर्नशिप का एक बैच होता है उसमें ज़ैबिस्ट के भी काफ़ी सारे लोग थे. तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर चीज़ें करी, मुझे अभी भी याद है. फिर उसके बाद फिर हम जब गए मार्केट के अंदर, तो इस कंपनी ने, पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज ने हमें एंगेज कर लिया, और जो है वहाँ पे 5 ईयर प्लस आप वहाँ रहे पहले? जी. तो वो कंपनी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, लोग भी बहुत अच्छे थे, काम भी उनका बहुत अच्छा था. तो हमने कहा कि यहाँ पे ज़रा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वो टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद फिर जो है स्विच किया दूसरी कंपनी के अंदर, KG-Tech के अंदर, जो एक और बड़ी IT कंपनी है इस वक्त. वहाँ पे भी जो है तकरीबन 3-3.5 साल रह के काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करके फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज से दोबारा जो है एक ताल्लुक़ बन गया.
और अल्हम्दुलिल्लाह एज हेड ऑफ ग्रोथ एंड मार्केटिंग जो है वहाँ पे तकरीबन अब 3 साल से जो है। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर बहुत सारी जो है आपको ये पता नहीं होता यूजुअली कि आपकी लाइफ आपको लेके कहाँ जाएगी, बट ये होता है कि आपने अगर स्ट्रक्चर्स अपने जहन में सेट कर ली हैं थोड़े से, अगर आप चीज़ें आपकी सेट हो गई हैं तो आसानी के साथ जो है फिर चीज़ें हो जाती हैं। यू हैव जस्ट बी कंसिस्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी के अंदर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर जाएंगे। अच्छा सर, इसी चीज़ को अगर मैं देखूंगी जो आपकी फील्ड रही है ऑब्वियसली डिजिटल वर्ल्ड के अराउंड ही है, यानी कि इंटरनेट, कंप्यूटर और सब चीज़ें, तो इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये रहा है कि जैसे आपका मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके सामने आ रहा होगा, कहीं बिजनेस की एनालिटिक्स ये वो सब चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी इस फील्ड के अंदर हैं, उसमें आजकल जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं तो वो एक तो कंसिस्टेंट माइंड होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो हर बिजनेस या हर जिंदगी के रूल में होनी चाहिए। मगर एक चीज़ होती है ना कि हमारे यहाँ लोग जल्दी वो हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, यार इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, चीज़ को उसके लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर कोई आपको 2 रुपये दे रहा है तो आप उसके लॉजिक को सबसे पहले समझें, अपना लॉजिक बंद कर दें प्लीज़। हाँ, उसके अंदर उस लॉजिक को किस तरह इम्प्रूव करना है वो टाइम के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, फिर उसके लिए आप अपना जदोजहद करना शुरू कर दें कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो अब यहाँ पर जैसे आपने पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट की बात की तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फील्ड डेटा एनालिसिस है। जी ऐसे कोई भी काम करना है उसके बारे में किसी तरह की भी स्ट्रेटेजी बनानी है, या उसको मॉड्यूल करना है, या उसको अपलिफ्ट करना है, उसको ग्रोथ मॉडल पे लेके जाना है, आपको डेटा चाहिए। बगैर डेटा के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इस फील्ड में कोई आना चाह रहा है तो लोगों का माइंडसेट सिंपल सा ये कि यार इट शुड बी अ टेकी गाय लाइक अ बी एस कंप्यूटिंग समथिंग, एआई समथिंग, तो उसके लिए सही है। बिजनेस मैनेजमेंट वालों का काम नहीं है। मगर जो फील्ड एक्सपर्ट है उसको पता है कि भाई ये बिजनेस मैनेजमेंट का ही काम है। तभी मैंने आज एक्सपर्ट को ये गुजारिश कर रखना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि इस काम के लिए अपना माइंड कैसे तैयार रखें। जैसे आपने ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीज़ें बता चुके हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ उसको डेप्थ ऑफ नॉलेज के हिसाब से हमें शेयर करें। जी नहीं, आपकी बात मेरे ख्याल से मैं इससे एग्री करूँगा कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, टेक वर्ल्ड है, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर आप जो एनालिसिस है, डेटा है, आपने डिसीजंस तो उन्हीं चीज़ों की बेस पे लेने हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो काइंड ऑफ सेम रहती हैं, और जो आपके जो ख़ास तौर से जो लोग बिज़नेस स्टडीज़ और ये बीबीए और एमबीए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए क्यों इसमें आसानी होती है, इसलिए कि जो मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं वो आपको मैनेजमेंट ही सिखाते हैं कि आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है। वो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री फास्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एजाइल होना पड़ता है। और अगर आपकी पास वो सारे स्किल्स आपके डेवलप हुए हैं जो आपको एमबीए और बीबीए के अंदर सिखाए गए थे और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो आपने सीखे हैं, तो उनके थ्रू जो है आप इस इंडस्ट्री के अंदर बाआसानी थ्राइव कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँगा कि देखिए किसी भी आप कंपनी के अंदर हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, अगेन आपने एक बात करी फेडअप होने वाली, इसको भी मैं रिलेट करता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये है कि आप जो यंग लोग हैं उनसे मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो ये कि वो जो है अपना जो यूनिवर्सिटी के साथ जो भी चीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम को ना यूटिलाइज़ करें। यूनिवर्सिटी का जो अंदर टाइम है उसको यूटिलाइज़ तरीके से करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू कि आप उस वहाँ से कनेक्शंस बनाएं, अपनी पीआर क्रिएट करें, थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव पीआर क्रिएट करें, और वो कनेक्शंस आपके जो है लाइफ के अंदर काम आएंगे और आप भी लोगों के काम आएंगे अच्छी चीज़ों में करने में। इससे आपकी जो है जो लोगों के साथ डीलिंग है कि लोगों के साथ किस तरीके से रहना है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, वो भी बेहतर होगी। तो ये जो है आपको यूनिवर्सिटी लाइफ और ख़ास तौर से मैनेजमेंट की जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आपको ये सब करने में बड़ी हेल्प देते हैं। तो वट एवर इंडस्ट्री यू गो इन टू यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ 2 थिंग्स कि आप जो हैं एक जो है अपनी चीज़ से कंसिस्टेंट रहें। कभी कभी आपको मज़ा नहीं आएगा, ये सब लाइफ का पार्ट है। कभी कभी आपको बेतहाशा मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये भी लाइफ का पार्ट है। बट यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, और आप जो हैं कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को करते रहें वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो जिस चीज़ के भी अंदर आप चले गए, कुछ दफ़ा तो आपको लाइफ ले जाती है कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ दफ़ा जो है आप अपनी बिल्कुल कॉन्शियस चॉइस के थ्रू जाते हैं। तो दोनों चीज़ों के अंदर यही है कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। और इफ़ यू रियली फील लाइक कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, दैट्स ऑल्सो ओके।
आप उसके लिए एक अपने अच्छे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के तहत कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा तो मैं करूँगा क्या, इसको डिफ़ाइन करें, अपने गोल को डिफ़ाइन करें लाइफ के कि आप करना क्या चाहते हैं और उसकी तरफ फिर तवज्जो दें। तो आपके पास कुछ साल होंगे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग अभी 3rd 4th जो 5th 6th सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि स्टार्ट अर्ली। आप जॉब्स तलाश करें, नहीं मिलती दैट्स फाइन, आप अपना कुछ चीज़ करने की कोशिश करें, कोई ना कोई इनिशिएटिव लें। तो इन चीज़ों से आपको जो एक्सपोजर मिलेगा ना मार्केट का, वो और जो आप यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ हासिल कर रहे हैं वो आपस में सिनर्जी क्रिएट करके आपको जो है वो दुगना बेनिफिट देंगे। इवन आपका हॉरिजन बढ़ जाएगा, एस्थेटिक आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपकी लाइफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहे दिल से ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो बायस से मैं ये कहूँगा कि शफ़क़त भी होगी और आपके लिए एजाज़ भी होगी, सुन्ना सिनरिटी। मैं जानना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट माइंड में कैसे आया, क्योंकि वो जो नाम है उसके अंदर बहुत कुछ झलक रहा है। क्योंकि मेरे मेजर्स भी मार्केटिंग रहे हैं, तो मैं जब इस वर्ड को देखता हूँ सुन्ना सिनरिटी, तो मुझे बहुत सी चीज़ें अपीलिंग सी लगती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ये कॉन्सेप्ट है क्या एंड हाउ यू कम अप विद द कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये एक हमने ट्रैवल एजेंसी का आइडिया तकरीबन 2 साल पहले सोचा था। हम लोग सोचते रहे इसको किस तरीके से करना चाहिए, और तो इसके अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व थी, हमने कहा कि नाम जो किसी भी चीज़ का होता है वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग एवरीबॉडी नोज। तो इसके अंदर जो है जो प्रोडक्ट का एक नाम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ख़ास तौर से ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस, बल्कि हम जब थोड़ा सा वो करना चाहेंगे तो उसको जब ग्रो करना चाहेंगे, इंटरनेशनल जाना चाहेंगे, तो इट शुड रेजोनेट विद एवरीवन। और हमने उसको फिर थोड़ा सा इस तरीके से भी रिलेट किया कि हम इसको जो है एक नीश में भी काम करते हैं, और उस नीश के साथ जो है उसको ऐसे रिलेट करेंगे कि लोग दूसरी चीज़ें भी उसके साथ जो उनको टूर्स एंड ट्रैवल्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी करते रहें। तो हमने सोचा कि क्या चीज़ हो सकती है। तो हमारा जो कि थोड़ा सा इस्लामिक बैकग्राउंड और वो सब चीज़ें रही हैं, हमने कहा सुन्ना सेरेनिटी, कि सुन्ना आप उस पर अगर उसको सोचेंगे थोड़ा तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सीरीन फीलिंग लेके आती है, सेरेनिटी क्रिएट करती है। तो यही नाम जो है ना, हमने कहा कि यार ये बहुत अच्छा है कि आप जो टूर्स एंड ट्रैवल करेंगे, चाहे आप हज उम्रा के लिए जा रहे हो या आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सेरेनिटी लेके आएगी। और इसको फिर हमने इस्लामिक उसके साथ रिलेट किया। तो यही इसका बेसिक जो है ना प्रेमिस था। तो हमने इसको काम का कोशिश करी कि इसको इस तरीके से लाएं और इसी तरीके से इसको जो है वो आगे लेके जाएं। तो मार्केटिंग के हवाले से बस यही चीज़ है कि इंटरेस्टिंगली जो नाम है उनमें कुछ इस तरह की जो है, अगर आपने सही नाम सेलेक्ट कर लिया है तो दैट रियली टेक्स यू फॉरवर्ड। तो इसमें भी उम्मीद यही है कि इसको जो है जब जैसे आप हैं, आप और आप जैसे और दूसरे लोग जब इसको देखेंगे, सोचेंगे, तो उनको होगा कि वाकई ये जो कंपनी है ये कुछ अपने नाम की तरह की चीज़ करने जाती है कि हम जब किसी भी चीज़ में जाएंगे इनके साथ तो हमें एक सेरेनिटी वाली फीलिंग होगी। ये नहीं होगा कि हम स्कैम का शिकार हो रहे हैं, किसी स्कैम का शिकार हो रहे हैं, किसी मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, टिकट नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। तो हमने इसको कहा है कि हम सर्विस को इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग करें कि वो अपने नाम के साथ इंसाफ कर सके। तो यही इसके अंदर दो हैं कि बेहतरीन सर्विस के साथ आपकी ज़िंदगी में जो है वो सुकून के साथ आप जो करना चाह रहे हो आप। हमारे यहाँ एक बड़ा मामला है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, भी शायद आपको भी लगे, जहाँ हम इस तरह की चीज़ें कहीं हमारा जस्ट लाइक टचअप आता है इस्लामिक, तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मतलब बारियात होगा, बाकिफ़ायत होगा, बाश। तो आपके साथ कभी इस तरह का इत्तेफाक हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ फिर लोग इस चीज़ को शायद इग्नोर कर देते हैं कि यार द सर्विसेज विद द जीनियन, with the pursuance, with the perfection is obviously cost effective, but when we call, फिर वो बात आ जाती है कि भाई सस्ता भी होगा और शफाकत और नफासत के साथ होगा ये वो। तो लोग कहते हैं कि यार वो सुना में तो ये भी है कि आप मुनाफा कम रखेंगे, वो ये नहीं देख रहे होंगे कि यार उस चीज़ को अक्वायर करने में भी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट लगता है। तो कभी इस तरह की कोई इत्तेफाक आपकी लाइफ में आया हो? जी, ऐसा होता है अक्सर कि जो जैसे आपने बात करी कि लोग इस तरीके से होता है कि भाई थोड़ा सा कॉस्ट जो है उसको कर दिया जाए, प्राइस को वो कर दिया जाए। इसमें इंटरेस्टिंगली जो है ना आपकी, मैं अगेन वही कहूँगा फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो पोजीशनिंग होती है, आप अपनी पोजीशनिंग और जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस तरीके से करें लोगों के माइंड में कि भाई ये जो है थोड़ी सी प्रीमियम चीज़ है, इसमें आपको सबसे आसान किया है कंफर्ट। सही है, आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे आपके मसले हैं उनको हमने अपने ज़िम्मे ले लिया है। बिल्कुल, और ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए जो है वो आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी जाएंगे तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जो भी चीज़ करना चाहते हैं, आप उम्रा करना चाहते हैं, आप कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, आप इजीली उस चीज़ को कर सकेंगे फोकस के साथ। बाकी चीज़ें आप हम पे छोड़ दें।
सही। अच्छा सर, आपकी लाइफ में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक फेज़ है जिसमें मैं कहूँ कि एक जॉब भी है और एक जगह आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, यानी कि आपका अपना बिजनेस भी है और आप जॉब भी करते हैं। आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोग कहते हैं इन्फ्लेशन है, ठीक है बिल्कुल है, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है। मैं ये नहीं मानता, पता नहीं क्यों। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप काम जानते हैं, काम की नोयत जानते हैं, काम करने के अंदाज को जानते हैं, जैसे आपने कहा वर्क प्रोसीजर्स, आप वर्क प्रोसीजर से इफेक्टिवली अवेयर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आज के दौर में अगर कोई ये कहता है काम नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, काम है मगर आप ढूंढ नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा इंसान से एक चीज़ का रखा है कि आपका रिस्क है और आपको आपके काम के मयार के हिसाब से रिस्क भी अता किया जाएगा। बिल्कुल। अब मामलात हमारी अपनी सोच पे होते हैं, हम सोच को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये एज एक्सपर्ट पूछना चाहूँगा कि ऑफिस लाइफ या एंटरप्रेन्योर लाइफ, एक इंडिविजुअल को कमाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तालीम ऑब्वियसली वो यहाँ से ले रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले रहा है, लिखना पढ़ना, उसके बाद भी चीज़ों को सीखने का अमल, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड का हो, बेसिक चीज़ लिखना पढ़ना जानता हो, यानी कि तालीम याफ्ता है। उसके बाद वसाइल और ये मामला अलग अलग हैं, मगर करना तो है ना, चाहे आप बिजनेस करें या नौकरी करें। मगर आप एज इंडिविजुअल के लिए मैं चाहूँगा कुछ टिप्स हमें दें जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने ऑलरेडी एक टिप दे भी चुके हैं, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। मैं आपने जो दोनों चीज़ें कही हैं ना, मैं उनसे रिलेट करूँगा कि आपके किस्मत में जो रिस्क लिखा हुआ है वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपने ये कही कि इन्फ्लेशन और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इनके बावजूद जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरा भी यही सोच है कि ऐसे ही है। देखिए, इसके लिए जो है ना 3 चीज़ों की मेरे ख़्याल से ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमारे माशरे में और हमारी एज ए सोसाइटी जो हम मिस आउट करते हैं और होता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम देखें तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का होता है कि यूजुअली हम बहैसियत कौम बहुत इमोशनल हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और आप रोड्स पे देखें रोज़ाना कहीं भी गाड़ी चलाते हुए, एक ट्रैफिक दुनिया में हर जगह होती है, और लेकिन हर जगह लोग ऐसे रिएक्ट नहीं करते। सर हमारे यहाँ रमज़ान में ही देख लें, बस बहुत हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और आपको जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, पर्सनल जो आपकी चीज़ें हैं, पर्सनल हेल्थ जिसको कहना चाहिए, इंक्लूडिंग पर्सनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उस पर जो है ना आप ये रियलाइज़ करने की कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इन पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली हेल्दी होंगे, चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे, तो फिर आप जो बकिया चीज़ें हैं ना, उनके बारे में आपको सोचने में बहुत आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ सामने आए आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको बिल्कुल आराम से काम डिमीनर के साथ, काम मैनर के अंदर उसको एनालाइज करें कि क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद एक फ़ैसला करें कि इसका क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स वाली कौम है, हर चीज़ के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ा काम करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे जो हैं वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंपनीज अवेलेबल हैं जो डिफरेंट वर्कशॉप्स कराती हैं और डिफरेंट किस्म के वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हैं, तो उनको देखने से लोगों को फ़ायदा होता है। एक ये चीज़ है। दूसरी ये कि इनिशिएटिव, यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स विदाउट इनिशिएटिंग समथिंग। जो भी आप करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल बेहतर करना चाहते हैं, आप जो है ज़्यादा लेट सपोज पैसे कमाना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसके लिए आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव के बिना आप जो है वो ड्रीम स्टार्ट नहीं कर सकते, और कंसिस्टेंसी के बिना आप अपनी ड्रीम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कि आप इमोशनली थोड़ा सा जो है इमोशनली हेल्दी बनने की कोशिश करें, मुख्तलिफ चीज़ों को करके, जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने वाले पड़ें। जो लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्ट का मादा, हर एक की आप रिस्पेक्ट करें। डजेंट मैटर वेयर दैट पर्सन इज़ फ्रॉम, इंडीड डजेंट मैटर कि उनके क्या आइडियल्स हैं, किस तरीके से वो करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आप रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। और फिर ये कि आप जो हैं वो जो भी चीज़ करने जाते हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो कोई वजह नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप इनिशिएटिव लेंगे, देयर इज़ ए 99% चांस दैट यू विल बी सक्सेसफुल। बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहना है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर फेलियर का भी शिकार होते हैं तो उससे आप चीज़ सीखेंगे, उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लें और दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ जाएं। इफ़ दैट फेल्स,
और आप कहीं ना किसी ना किसी लेवल पे कामयाब होंगे। जितने भी कामयाब लोग हैं वो ऐसे ही कामयाब नहीं हो गए, उन्होंने वो फेलियर से गुजरे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप किसी का भी नाम लें, जितने भी बड़े लोग हैं। लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम नाम लेते हैं इलॉन मस्क का। कितनी कंपनीज जो फेल हुई हैं, बिल्कुल क्लोज टू, ठीक है उनके पास पैसे थे, सही दे हैड अ रिसोर्स, इसको हम रिसोर्स का नाम दें। तो बहुत सारी रिसोर्स आपके पास भी, जिसमें एक अच्छी हेल्थ एक रिसोर्स है, अच्छा जहन एक रिसोर्स है। ये यूजुअली सब लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इसके थ्रू आप थोड़ा सा सोचें, इसको स्ट्रक्चर करें और एक ज़िंदगी का एक विजन बनाएं, लाया अमल तैयार करें एक प्रोसेस बनाएं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो देयर इज़ नो रीज़न दैट यू वोंट बी एबल टू डू दैट इन वन वे और दी अदर, इसलिए कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेट हो चुका होगा, आपका एक माइंड सेट हो चुका होगा। आपने ये चीज़ें कर ली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। और वो शिद्दत हो तो कुदरत भी आपका साथ जरूर देती है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है सर। बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर ये जो वक्त होता है बड़ा, मैं मानता हूँ कि ज़ालिम है, जब आप कुछ खूबसूरत चीज़ों को समझना या आप कभी भी किसी खास डिस्कशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते तो ये वक्त कहता है कि रुक जा, तुम्हारा वक्त यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर जा रहा है और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें कंसीडर किया, हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया। इन फ्यूचर ऑब्वियसली आपको हम दोबारा ज़रूर मदऊ करेंगे प्रोग्राम में। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आपसे आज सीखें, उस पर डिस्कशंस भी होंगे ज़रूर। और व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ FM डिजिटल।